ओके, सो आज हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन ले रहे हैं। नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट और चैप्टर मिलाकर 40% सिलेबस कवर अप करता है, ये 35, और यहाँ पे मार्क्स 24 दिया हुआ है। और जो पहला क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, करेक्ट। हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, करेक्ट। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, करेक्ट। ये दो प्रकार के शेयर एक कंपनी इश्यू कर सकती है। और इक्विटी प्रेफरेंस के ये सारे डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स थे, ठीक है ना। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया था। इक्विटी शेयर को रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर को सेफ कैपिटल भी बोलते हैं। फेस वैल्यू इक्विटी का कम, प्रेफरेंस का ज्यादा रहता है। टाइम फ्रेम इक्विटी परमानेंट है, मतलब वो लौटाया नहीं जाता। प्रेफरेंस शेयर का मीडियम और लॉन्ग टर्म है, मतलब इक्विटी लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इक्विटी रिस्की है, प्रेफरेंस सेफ वाले लोग हैं, कॉशियस वाले लोग हैं। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का फिक्स रहता है, इक्विटी का फ्लक्चुएटिंग रहता है। टाइप्स इक्विटी के दो प्रकार है, मैंने बताया था ना, विद वोटिंग राइट्स, विदाउट वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस के 8 प्रकार है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, है ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। सो प्रेफरेंस सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलेगा, लास्ट में इक्विटी को मिलेगा। वोटिंग राइट्स इक्विटी को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इक्विटी को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं। इक्विटी परमानेंट है, प्रेफरेंस परमानेंट नहीं है। कन्वर्ट प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिस्क इक्विटी में बहुत ज्यादा है, बहुत शेयर के दाम फ्लक्चुएट होते हैं। प्रेफरेंस में रिस्क कम है, बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है उसका। फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस को लौटाया जाएगा, लास्ट में इक्विटी को। कैपिटल एप्रिसिएशन शेयर बाजार में इक्विटी का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा घट सकता है। तो 10 साल 15 साल तुम होल्ड करो तो तुमको बहुत जबरदस्त इक्विटी पे एप्रिसिएशन मिलेगा। मैनेजमेंट, ऐसा सोचो, इक्विटी अटेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस अटेंड नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। वाइंडिंग अप में पहला पैसा प्रेफरेंस, लास्ट में इक्विटी। ये स्टोरी बताया था मैंने, जिसमें ऑल्सो नोन एज, इसका नाम जॉली एलएलपी की बहन रहती है डॉली। उसका फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, पर उसका नेचर अच्छा है, ठीक है ना। एक एक आदमी बोलते हैं ना, टेबल के पीछे एक रेट कार्ड है, एक आदमी आता है, ये रेट कार्ड है, ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, ये देखो रेट, ये रेट कार्ड है, ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। और डॉली बोलती है कुछ भी, एक आदमी आता है, उसको कुछ पार्लर की सर्विसेज कर लेने रहते हैं, तो वो रेट कार्ड सामने प्रेजेंट करती है, इसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। बोलती कुछ भी तो कुछ कर ले, पर प्रेफरेंस मेरा ही होगा, जो भी तेरे को पार्लर के सर्विस कौन सा दे रहा है वो मेरा चॉइस होगा। बोलता है मैडम वोटिंग तो करने को दो। तो बोलती ठीक है। तो वो राइट दो, मतलब एक पर्ची देती है, राइट हाथ से वो पर्ची चुनता है। और वो डॉली बोलती है "ए, चल तू भी क्या याद रखेगा, एक बोनस मेरे तरफ से"। फिर सिंस ये पतंजलि का हेयर डाई रहता है, तो उसके बाल परमानेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन। और उसमें एक रिस्क रहता है कि भैंसे पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो बोलती है 5,000 रुपये निकाल, वो 5,000 रुपये देता है। वो बोलती है आज अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। और फिर आ, आज 5,000 रुपये मिले तो उसका एप्रिसिएशन हुआ कैपिटल का। और बोलती है कि आज मैनेजमेंट अच्छा हुआ, और शटर वाइंड अप करके घर जाती है ना, वाइंड अप करके घर जाती है। सो ये स्टोरी था। शेयर्स और डिबेंचर्स का भी लगभग सेम ही स्टोरी है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मीनिंग शेयर्स ओन्ड कैपिटल है, डिबेंचर बोरोड कैपिटल है। फेस वैल्यू शेयर्स का कम रहता है, डिबेंचर का ज्यादा रहता है, करेक्ट।
इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, शेयर्स तुम ऐसा बोल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए है, डिबेंचर मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए है। नेचर ये ओनरशिप कैपिटल है, शेयर्स डिबेंचर बोरोड कैपिटल है। शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट। शेयर होल्डर ओनर है, ओनर कौन है? शेयर होल्डर, ये डिबेंचर होल्डर होगा। लीगल स्टेटस क्या है उसका? मतलब जो शेयर्स खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। और जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। और रेट ऑफ जो लीगल स्टेटस ऑफ ओनर है, ये ओनर है और ये क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो रिटर्न्स में शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न शेयर्स में डिविडेंड, इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग है, डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स रहता है। वोटिंग राइट सिर्फ शेयर होल्डर को रहता है, डिबेंचर होल्डर को नहीं रहता। कन्वर्जन, डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, शेयर्स डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डिडक्शन एज एक्सपेंसेस, डिबेंचर में जो ब्याज देते हैं वो इंटरेस्ट तुम खर्चे में दिखा सकते हो, शेयर्स का जो डिविडेंड है वो खर्चे में नहीं दिखा सकते। पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट, ये शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंदर आएगा, ये सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा, ठीक है। लिक्विड बंद जब कंपनी हो जाती है तो पहले पैसा डिबेंचर को दिया जाता है, बचा तो फिर शेयर्स में, उसमें भी पहले प्रेफरेंस, लास्ट में इक्विटी। सिक्योरिटी, डिबेंचर का जब कर्जा देते हैं तो हमेशा गिरवी रहता है, शेयर्स में कभी कुछ गिरवी रहता है। फोरफिटेड, शेयर्स का बाकी का पैसा नहीं आया तो जब्त कर सकते हैं, डिबेंचर का जब्त नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू शेयर का ज्यादा बढ़ता घटता है, डिबेंचर का बहुत कम। और इसका स्टोरी भी जो बताया था कैसे था, मीनिंग, फेस वैल्यू, डॉली, सेम डॉली ब्यूटी पार्लर है, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, ठीक है ना, और उसका नेचर अच्छा है। ऐसा सोचो पार्लर में बैठी हुई है, उसका एक सर्टिफिकेट है इधर दीवार में लगा हुआ, सर्टिफिकेट के दो भाग है, एक ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, और ओनर को जो रिटर्न मिलता है और रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर बाकी का वोटिंग राइट सेम पिछले इक्विटी प्रेफरेंस की तरफ पॉइंट है, कन्वर्जन सेम पॉइंट है, फिर रिटर्न सेम पॉइंट है, डिडक्शन इज एक्सपेंस। सिर्फ फर्क इधर ऐसा है कि वो जो 5,000 मांगती है, रिटर्न मांगती है, तो देता नहीं, भाग जाता है, तो उसका बैड डेट हो जाता है, तो उसको खर्चे में बैड डेट दिखाना पड़ता है, जिससे उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है और उसकी वजह से उसका धंधा बंद हो जाता है। बैंक ने जो सोना, उसने कर्जा लिया था गोल्ड गिरवी रख के, तो वो जो सिक्योरिटी है बैंक जब्त कर लेता है और फॉरफिट कर लेता है, और मार्केट वैल्यू बेच के अपना पैसा वसूल करता है बैंक, करेक्ट। फीचर्स ऑफ बॉन्ड सेम, डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी है, सिर्फ फेस वैल्यू नहीं आएगा, बाकी सब कुछ पॉइंट सेम है। सो तुमको क्या करना है, ये जो 18 में से 17 पॉइंट, जब 5 मार्क का आएगा तो तुमको 10 से 15 पॉइंट ही लिखना है, पॉइंट सेम है, सिर्फ सर्टिफिकेट बॉन्ड सर्टिफिकेट होगा। नेचर ऑफ इन्वेस्टर बोलते हैं ना, क्या बोलोगे, बोरोड कैपिटल है, बॉन्ड बोरोड कैपिटल है, मतलब पॉइंट डिबेंचर की तरह ही होंगे। सिर्फ तुमको क्या याद रखना है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट था, यहाँ बॉन्ड सर्टिफिकेट होएगा, वहां डिबेंचर होल्डर था, इधर बॉन्ड होल्डर हो जाएगा, बाकी सब पॉइंट सेम है। फोरफिटेड सिक्योरिटी नहीं रहता, बॉन्ड को कुछ भी सिक्योर नहीं रहता, मतलब बाकी सब पॉइंट्स और स्टोरी भी सेम दिशा में जाएगी, तो तुमको अलग से करने की जरूरत नहीं। पिछले सिलेबस में टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी था, इस सिलेबस में नहीं रखा है हम लोगों ने, उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी बनाया हुआ था, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल भी शेयर्स और डिबेंचर्स का ही पॉइंट मैच होगा, मीनिंग सिंपल था, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो नोन एज, ये जो ओन्ड और बोरोड कैपिटल है खुद का पैसा है, ठीक है ना, ये ओनरशिप कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल, ये डेथ कैपिटल, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम क्या था, ओन्ड लंबा था और बोरोड मीडियम और लंबा। नेचर, ये ओनरशिप है, ये बोरोड है, लोन कैपिटल है बोरोड कैपिटल। फिर लीगल स्टेटस, ये ओनर है, ये क्रेडिटर है। रिटर्न, इसमें डिविडेंड है, इसमें इंटरेस्ट है। रेट ऑफ रिटर्न, शेयर डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है इक्विटी में, बोरोड में इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। वोटिंग राइट्स ओन्ड को रहेगा, बोरोड को नहीं रहेगा। कन्वर्जन बोरोड ओन्ड में हो सकते हैं, ओन्ड बोरोड में हो सकते हैं, सब पॉइंट सेम है जो पिछला था। इसका स्टोरी भी डॉली ब्यूटी पार्लर का तुम मैच कर सकते हो, ठीक है ना। बट इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर डिबेंचर इतने भक्कम पॉइंट है डिस्टिंग्विश के कि ओन्ड और बोरोड का आने का चांस कम हो जाता है।
आया तो भी तुम शेयर्स और डिबेंचर्स के पॉइंट डालोगे तो भी मैच हो जाएगा। देखो सब शेयर्स और डिबेंचर्स के लगभग पॉइंट्स है, क्योंकि शेयर्स ओन्ड है और डिबेंचर बोरोड है, उसका ही रूप इधर दिया है, तो इसका जरूरत भी नहीं था पूछने का, क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स और डिबेंचर्स आ चुका था। करेक्ट। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, जैसे मैंने बताया था, ज्यादा से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा, इसको स्टडी डीप करने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार के शेयर्स रहते हैं, मैंने तुमको बताया था, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का, जो नॉर्मल शेयर होल्डर है वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में उनको दोनों को डिविडेंड मिलेगा, बट सिर्फ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, एजीएम जो भी सितंबर में होगा सिर्फ 1 नंबर वाले अटेंड कर पाएंगे, दूसरे नंबर वाले कर नहीं पाएंगे। इसका शेयर का दाम इससे कम होता है। सपोजिटली ये 350 चल रहा है तो ये 150-200 चल रहा होगा, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना। रेफरेंस शेयर्स मैंने बताया था 8 प्रकार है तुम्हारे सामने, ये 8 प्रकार था। क्यूमुलेटिव, जिसमें डिविडेंड नहीं पे किया तो हर साल जमा होता है, जैसे तुम्हारा ब्याज जमा होते जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव में किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो मिस हो गया, वो जमा नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग में इनको पहले तो डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर भी नफा बचा तो नहीं, फिर भी नफा बचा तो थोड़ा और डिविडेंड मिल सकता है, और कंपनी बंद भी हो जाए तो पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, फिर इक्विटी को, फिर भी बचा तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले को सिर्फ बेसिक लेवल पर डिविडेंड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबल जो प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टिबल जो कभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिडीमेबल, जिनको पैसा लौटाया जाता है 20 साल के अंदर, जो कभी लौटाते नहीं। बट इरिडीमेबल को बैन कर दिया, मैंने तुमको बताया था। आज के तारीख में कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का इश्यू कर सकती है, इरिडीमेबल इश्यू नहीं कर सकती। इसका स्टोरी बताया था कि तुम लोग पार्टी में जाते हो, वहां पर डांस करते हो, फिर थक जाते हो, वहां पे एक आइसक्रीम का बोलते ना ठेला रहता है, जाते हो, वो कप में देता है क्यूमुलेटिव। पार्टी मतलब पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कप मतलब क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। तुम बोलते हो कप में नहीं चाहिए, कोन में चाहिए, फिर उतने में तुम्हारे माता जी का रेडमी मोबाइल में फोन आता है। तो ये तुम्हारा स्टोरी था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस का। टाइप्स ऑफ डिबेंचर के भी कन्वर्जन रिडीमेबल सेम पॉइंट्स है जो प्रेफरेंस के तहत, जो कन्वर्टिबल शेयर डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस, नॉन कन्वर्टिबल में कन्वर्ट नहीं होगा। सॉरी, रिडीमेबिलिटी में जब पैसा लौटाया जाएगा, इरिडीमेबल जब पैसा सिर्फ ब्याज दिया जाएगा, पैसा लौटाने की तारीख नहीं दी गई। तुम देखो, इरिडीमेबल को नेकेड भी बोलते हैं डिबेंचर्स, ये लीगल है, बट इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल लीगल नहीं है। फिर आपने देखा था सिक्योर्ड, जिसमें डिबेंचर गिरवी रहता है, अनसिक्योर्ड जिसमें गिरवी नहीं रहता। बट आज के तारीख में कोई भी कंपनी डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड इश्यू नहीं कर सकती, कंपलसरी सिक्योर्ड होना चाहिए। हालांकि एक समय अलाउड था, इसलिए प्रकार एक्सप्लेन किया गया। रजिस्टर्ड, हर एक कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होता है, वहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम पता रहता है, तो उस डिबेंचर होल्डर का नाम और पता दर्ज है तो उसको रजिस्टर्ड बोलेंगे। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था पिक्चर के टिकट का, तुम्हारे पास टिकट है पर तुम नहीं जा पा रहे हो, तो तुम किसी और को दे दोगे, वो जा सकता है। तो उसी प्रकार से रजिस्टर्ड डिबेंचर में इंटरेस्ट के जो वारंट्स होते हैं, चेक होते हैं, वो तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। बट बैरर में तो कंपनी के पास नाम नहीं है, ब्लैंक चेक की तरह। सो बैरर डिबेंचर में कंपनी के पास नाम नहीं रहता है, इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक, तुमने अपने फ्रेंड को दिया, पैसा लिया, मैटर खत्म। बट अगेन बैरर डिबेंचर बहुत कम इश्यू होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। करेक्ट, इसमें भी स्टोरी बताया था, तुम पार्टी में गए हो, पार्टी में उस पार्टी के बाहर बाउंसर्स रहते हैं, सिक्योरिटी रहता है, सिक्योर, ठीक है ना। फिर तुम टिकट्स लेते हो, मैंने बताया था हाथ में बैंड बांधते हैं आजकल। ये तो इंडिया में अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है, कलर्ड या लाइटिंग वाला बैंड, लेकिन इसमें लाइट्स रहता है, रजिस्टर करवाते हो तुम पार्टी के बाहर, सिक्योरिटी रहता है, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। टिकट्स लेने मतलब पार्टी के अंदर जाना तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। और फिर कब आए डांस करते हो, कौन आइसक्रीम और रेडमी मोबाइल में तुम्हारे माता जी का फोन आता है, सब कुछ। सॉरी, रिटेन अर्निंग्स मैंने बताया था कि
जो डिविडेंड तुम कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा डिविडेंड में जाता है, बाकी का हिस्सा जो डिविडेंड में नहीं दिया वो रिजर्व में जाता है। वही रिजर्व जब कंपनी उपयोग करती है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। सो ये अलग अलग फैक्टर्स है जिसपे तुम्हारा रिटेन अर्निंग डिपेंड है। मैंने ये इसमें से भी लिया था, आई थिंक ये जो बुक है तुम्हारी रिटेन अर्निंग्स, एक बार इसमें देख ले हम लोग। ये रहा, इसके 4 ही पॉइंट से तो मैंने अपने नोट्स में से लिया था। इसमें पॉइंट ज्यादा कि एज ऑफ कंपनी, पुरानी कंपनी रहेगी तो डिविडेंड ज्यादा देगी क्योंकि सब कर्जा उसने लौटा दिया होगा। नवी कंपनी तो डिविडेंड कम देगी। अर्निंग्स पर भी डिपेंड है, ज्यादा अर्निंग्स तो ज्यादा डिविडेंड, ज्यादा अर्निंग्स तो डिविडेंड ज्यादा देके रिटर्न कम हो सकता है। या ऐसे भी बोल सकते हो टोटल अर्निंग, कंपनी के पास अर्निंग अच्छा खासा, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है तो डिविडेंड कम ताकि रिजर्व में ज्यादा। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, यदि मैनेजमेंट के लोग बिंदास है तो डिविडेंड ज्यादा देंगे। पुराने सेफ्टी रखना चाहते हैं तो डिविडेंड कम देंगे ताकि रिजर्व में ज्यादा पैसा। मैंने अशोका बिल्डकॉन का एग्जांपल लिया था कि कंजर्वेटिव लोग है वो लोग डिविडेंड ज्यादा नहीं देते क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। तो एटीट्यूड से भी फर्क पड़ता है। अभी कुछ कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी रहता है हर साल 20% ही देने का फिक्स, तो फिर वो पॉलिसी के मुताबिक हर साल स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी दिया जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट के हिसाब से तो फ्लक्चुएट होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल, तुमको गवर्नमेंट कंट्रोल में रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013, बहुत सारे कायदे हैं, बोनस शेयर्स के कायदे हैं, सेबी के कायदे हैं, ये सब तुमको मानना पड़ेगा। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कायदे हैं, ऐसे डिविडेंड नहीं दे सकते। टैक्सेस मैंने बताया था, एक समय डिविडेंड देते समय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था अंडर सेक्शन 115O, 15% के आसपास लगता था, लेकिन अभी उसको हटा दिया। अभी जिसके हाथ में डिविडेंड आएगा वो टैक्स बनेगा, है ना। तो ये था टैक्सेस। सेल्फ फाइनेंस एक्सपेंशन, तुमको कुछ एक्सपांड करना है लेकिन तुमने डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा तो तुमको कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन तुम चाहते हो कर्जे लिए भी गए तो तुम डिविडेंड कम रखोगे, पैसा अपने पास रखोगे, उस पैसे से एक्सपांड करोगे। इसका एक स्टोरी बनाया था धरती माँ की। एक जमीन है जिसका एज हजारों साल पुराना है, एक आदमी है जिसने टोटल अर्निंग इस जमीन पे, पूरा का पूरा कमाई टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगा दी है, और उसके फैमिली का एटीट्यूड है कि मेहनत करने का नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करने का है। सो एक जमीन है जिसका एज, ऐसा सोचो खेती है जिसका खेती की उम्र हजारों साल पुरानी जमीन है। एक आदमी है जो पूरा अर्निंग इस जमीन में लगाना चाहता है ताकि उस जमीन से आउटपुट ज्यादा है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड ऐसा नहीं है। वो एंजॉय करना चाहते हैं, उन्हें तो भाड़े पे सिर्फ डिविडेंड पाना है। उनको, उनकी इच्छा है कि भाई जमीन को भाड़े पे दे दो और अपने को ब्याज मिले, डिविडेंड मिले, रेंट मिले, वो उनकी इच्छा है। मतलब मेहनत नहीं करना उनको, ये आदमी मेहनत करना चाहता है, पर उन्हें पता नहीं है कि गवर्नमेंट का भी तो कंट्रोल है और गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, क्योंकि तुम जमीन बेचोगे तो टैक्स लगेगा। वैसे तो एग्रीकल्चरल जमीन पे टैक्स नहीं लगता, और फिर लास्ट में सडनली जमीन में भूकंप आता है और जमीन सेल्फ टोर पर एक्सपांड हो जाती है और फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ऐसे सोचो कि भूकंप आता है, जमीन खुद से एक्सपांड हो जाती है और उसको फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि खेती खराब हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा पॉइंट तुम लिख सकते हो। अभी ये जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स का इसके बाद चैप्टर लूंगा, इसमें ऑटोमेटिक तुम्हारा ये हो जाएगा। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन तभी, वैसे मैंने दिया था एक्सप्लेनेशन इसका कि नहीं दिया था, मुझे बताओ। पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में बोला था मैंने, नहीं बोला था? नहीं बोला था। हाँ, तो इसका अलग से चैप्टर है तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट्स का, वो चैप्टर नंबर मुझे लगता है 5 है। सो 5वां चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है, तब एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। सो ये अलग से 5वां चैप्टर पब्लिक डिपॉजिट्स पे है। 14 नहीं, कम से कम 100 पॉइंट बन सकते हैं इसके, इसलिए अभी इसको नहीं लिया जा रहा है। जब अलग से चैप्टर लेंगे तब तुमको इजी लगेगा, ठीक है ना। इसका अभी जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट भी ओसी में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि ओसी में कवर अप हो जाएगा। इसको भी होल्ड में रखा हुआ है, जो क्योंकि ये 4 ऑलरेडी आने वाले हैं कहीं पे, तो तभी एक्सप्लेन कर देंगे।
तो इसको बाजू में रखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ये मैंने शायद इधर से एक्सप्लेन किया था। हाँ, इधर इसके बारे में ये तो ये जो है पिछले सिलेबस में इंपॉर्टेंस अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रकार बोले हैं और नाम ही दिया है और तो कुछ बोला नहीं है। मैंने हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया है, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, स्टेट लेवल क्या होता है। इसका अलग से तुम वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसका एक 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 10 मिनट का, वो देख लेना। बाकी इसका तुमको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम में आएगा वंस यू सी द वीडियो, ठीक है। और ट्रेड क्रेडिट मैंने बताया था कि कुछ धंधे में कैश में होता है। जैसे तुम होटल में खाना खाने जाते हो, तुमको कैश तुरंत देना पड़ता है। मैंने ऐसे कैश गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये भी कैश का एक रूप है, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। और कुछ धंधे में पेट्रोल जैसी जगह पे तुमको कैश तो नहीं, एडवांस देना पड़ता है। जैसे भारत पेट्रोलियम वाले जो डीलर है, नासिक का पंप जो है, वो कंपनी जो है भारत पेट्रोलियम को एडवांस में 5 लाख 10 लाख देगी, उसके बाद पेट्रोल आता है। लेकिन कुछ धंधे में रिवॉल्विंग क्रेडिट रहता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट मतलब कैसे कि तुमने आज ₹1,00,000 का सामान खरीदा, मई 1st वीक है, तुमको 1 महीने का उधारी मिलेगा, कुछ जगह पे 2 महीना, कुछ जगह पे 3 महीना। ये जो उधारी के टाइम फ्रेम है, ये कौन सा धंधा है उस पर भी डिपेंड है। अब किराना शॉप रहेगा तो 15 दिन से 1 महीना मिलेगा, कुछ जगह पे 2 महीना। प्रॉम्प्ट ज्यूस जैसी कंपनी रहेगी तो 3 महीना, कभी कभार 4 महीना भी हो जाता है उधारी, ठीक है ना। इसका भी वीडियो पे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। सिर्फ सिंपल ये ट्रेड क्रेडिट क्या है, फाइनेंस का जरिया क्यों है। तुमने ₹1,00,000 का बेचा, नहीं, तुमने ₹1,00,000 का रॉ मटेरियल खरीदा उधारी में, तुमने अभी तक पैसा दिया नहीं है, बट तुमको रॉ मटेरियल मिल गया, तुम्हारा काम शुरू हो गया, तुमको एक प्रकार का फाइनेंस हो गया ना। सिर्फ फाइनेंस पैसों के बजाय वस्तु में हो गया, तो तुम्हारा प्रोडक्शन रुक नहीं रहा है, वो ट्रेड क्रेडिट है। और ये जो डिस्टिंग्विश शेयर्स डिबेंचर्स का था, ठीक है ना। और लास्ट में था एडीआर जीडीआर, मैंने तुमको इसमें से करने बोला था। ये एडीआर जीडीआर मैंने बोला था कि शेयर्स इश्यू जब करती कंपनी इंडिया में, तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर में आएगा, वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया को अमेरिका में इश्यू करना है शेयर्स, तो वहां इंडिया में जैसे सेबी है, वहां पे एसईसी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, उनके कायदे बहुत सख्त है। तो इसलिए तुम क्या करोगे, तुम अपने शेयर्स एक डिपॉजिटरी के पास जमा करोगे ₹1,00,000 का, फिर वो डिपॉजिटरी एडीआर इश्यू करेगा। सो एडीआर अमेरिका में सॉरी, बाकी जगह वर्ल्ड में तुम इश्यू करोगे तो उसको जीडीआर बोलेंगे। ये शेयर्स का एक प्रकार का रूप है, लेकिन सिर्फ ये है कि एडीआर जीडीआर में जो प्रोसीजर है शेयर्स के वो कम रहते हैं, कॉस्ट भी कम पड़ता है, प्रोसीजर भी कम पड़ते हैं। इसलिए तुम डायरेक्टली शेयर्स इश्यू करने के बजाय एडीआर जीडीआर इश्यू करोगे। मैंने एग्जांपल दिया था इंफोसिस का, ठीक है ना, रिलायंस का भी है जीडीआर। तो वीडियोस, ओरिजिनल वीडियोस में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ ये है कि शेयर्स के बजाय तुम एडीआर इश्यू करते हो, वो शेयर्स डिपॉजिटरी के पास लॉक हो जाता है। मैंने सिटी बैंक का एग्जांपल दिया था, अमेरिका में है, और उसके और डिविडेंड तुम दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रुपीस में, डॉलर्स में, उनको डॉलर्स में मिल जाएगा पैसा, ठीक है। सो ये एडीआर और जीडीआर है। और जो डिस्टिंग्विश है वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और कल अलग इसका बाद का जो वीडियो होगा, आखिरी वीडियो, वो ऑब्जेक्टिव्स का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना रिवीजन खत्म होता है। कुछ किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? ओके, इफ नो मैं इसको रोकता हूँ।